Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ yes what बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया गया मुझसे ये सेशन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मुझे इसमें आ रही हैं कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूं बिकॉज बार बार रिपीटेडली मुझसे कहा जा रहा है कि भाई मैम इसके बारे में कुछ बताएं, राइट। सो मैं कुछ डिस्क्लेमर्स भी देना चाहती हूँ इसे स्टार्ट करने से पहले बिकॉज मुझे दिए गए हैं कुछ ऐसी ये 3 4 5 क्वेश्चंस कम्युनिटी टैब पर आए थे, उसके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मुझे दिए गए हैं कि मैम इसको आंसर कर दीजिए, तो मैं ऐसे प्लेन आंसर नहीं करना चाहती थी उसे कमेंट बॉक्स में कि मैं खाली लिख कर भेज दूं। बिकॉज पहली चीज़ ये है जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि ये क्वेश्चंस मैंने तो ड्राफ्ट किए नहीं हैं, ओके, और ना ही मेरे सामने क्वेश्चंस ऐसे कभी आए हैं। मतलब मल्टीपल चॉइस में ऐसे सॉल्व करने के लिए बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये थोड़ी से डिफरेंट है। फाइन। सो मैं आपको इनके वे बता सकती हूँ कि ये कैसे सॉल्व हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ें सोचनी होती हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ओके। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी गारंटी नहीं दे रही हूँ इस चीज़ की, किस चीज़ की नहीं गारंटी दे रही हूँ कि ये क्वेश्चन के जो मैं आंसर्स दूंगी ये सही है या नहीं है। आपको अपना भी ड्यू डिलिजेंस यूज़ करना पड़ेगा, अपनी समझदारी भी थोड़ी सी यूज़ कीजिएगा और प्लीज़ मुझे भी बताइए, मुझसे भी शेयर कीजिए अगर एचआर्स हैं और ऐसी सिचुएशंस में कभी फंसे हैं तो क्या क्या आपने किया है, और वैसे भी अगर आप जानते हैं तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए इनके आंसर्स। आई विल बी रियली हैप्पी बिकॉज मैं यहाँ पर सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके ही इन क्वेश्चंस के आंसर करने वाली हूँ और मैं हर एक पॉइंट को प्रॉपरली डिस्क्राइब करूँगी। खाली ये क्वेश्चन को आंसर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है कि क्यों हमने इसको आंसर चूज किया है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो मैंने स्टार्टिंग में इतनी चीज़ बोली है ये बेकार नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं आपका इंट्रो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बेकार नहीं है। ये मैंने जो आपको बताई है चीज़ें, इनको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि मैं कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रही हूँ। मैं आपको हर एक क्वेश्चन पर बताऊंगी कि मैं ये आंसर क्यों दे रही हूँ और क्यों होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैडम ये सही नहीं है, यार सुगंधा ये गलत है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं किस क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है और क्यों लगता है, रीज़न भी मुझे ज़रूर बताएं बिकॉज ये एक डिस्कशन का ही प्लेटफॉर्म है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिचुएशन बेस्ड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या है इसको देख लेते हैं एक छोटा सा जल्दी से। क्वेश्चंस वेयर यू विल गेट अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, जहां पर सॉरी क्वेश्चंस वेयर यू विल गेट अ स्पेसिफिक सिचुएशन, जहां पे कोई आपको स्पेसिफिक सिचुएशन मिलेगी। हाइपोथेटिकल हो सकती है या फिर रियल हो सकती है। टिप्स क्या है आंसर करने के? टिप्स है जंप इनटू द सिचुएशन, इमेजिन योरसेल्फ, मेरे साथ ऐसा हो तो मैं क्या करूंगा क्या करूंगी। और दूसरा है अप्लाई स्टार टेक्निक, टेक्निक मेथड्स अप्लाई कीजिए। स्टार स्टार क्या है पहले भी डिस्कस किया है मैंने कई बार, ये है सिचुएशन टास्क एक्शन और रिजल्ट। चलिए कैसे करना है इसे भी देख लेते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई दीज क्वेश्चंस, कैसे आइडेंटिफाई करें कि भाई ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। या तो ये स्टार्ट होंगे कैसे, टेल मी अबाउट अ टाइम, या फिर होंगे हाउ डू यू हैंडल, या फिर हो सकते हैं डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन, या फिर स्पेसिफिक केस विद इंस्टेंसेस, मतलब ऐसा हुआ, एम्प्लॉय आया उसने आपसे ऐसे कहा, अब आप इसमें क्या करेंगे, कोई ऐसे ग्रीवेंसेस हो गए तो क्या करेंगे, इस तरीके की चीज हुई तो क्या करेंगे। ओके, सो आपको ये प्रॉपर केस स्टडीज दी जाएंगी। फाइन। सो चलिए अब चलते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल इसमें क्वेश्चन रखा है, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू फेल्ड। तो ये है टिप्स टू आंसर, क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ना ड्यूरेशन जो है इसका 30 to 60 सेकेंड्स रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है हमें, बहुत कहानियाँ नहीं बतानी है। ये है जब आपसे पूछा जाएगा कैसे, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू फेल्ड, मतलब फेस टू फेस अगर आपसे पूछा जाएगा, बिकॉज ये ऐसे ऑनलाइन तो पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन नॉर्मली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमें ABCD ऑप्शंस मिलते हैं सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से पूछा जाएगा आपसे फेस टू फेस नॉर्मली। तो इसको कैसे हम आंसर कर सकते हैं, ड्यूरेशन 30 to 60 सेकेंड्स में। डू नॉट से यू नेवर डिड एनी मिस्टेक एंड बी प्रिसाइज, डोंट एक्सेजरेट। अब इसका क्या मीनिंग है, ऐसा ना कहे कि भाई मुझसे तो मिस्टेक होती नहीं है, मैं तो कभी फेलियर होता ही नहीं है। प्रिसाइज रहें, कैसे, सिंपल आंसर मैंने एक डिजाइन किया है अपने प्रोफाइल के हिसाब से, इससे आप आइडिया ले सकते हैं, ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। इन माई लास्ट जॉब माई मैनेजर गेव मी अ चांस टू शॉर्टलिस्ट अ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। अगर आप किसी HR प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैंने HR प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही लिया है।
ठीक है. So in my last job, my manager gave me a chance to shortlist a candidate for interview. I did it hurriedly, ignoring the fact that candidate was ignorant from day one for attending interviews at allocated timings and even accepting invitations. Since it was initial days of my joining, I was too excited to hire employee. In the last, it ended up being a big mistake as the candidate didn't turn up after being shortlisted and hanged us lot. I learned to be more careful before taking any hiring decisions. Since then, I have hired teams for 4 departments and never had any bad experience as I took extra care at each step of recruitment. Right? अब आप कहेंगे ये 30 से 60 सेकेंड्स में मैम कैसे बोल सकते हैं, आपने तो इतनी देर में बोला है, तो इसमें आप ऑल्ट्रेशंस कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है ये पूरा बोलना है. आप इसको बहुत जल्दी से जब अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे ना तो ये जल्दी बोला जाएगा. ये मैंने आपको बहुत धीरे धीरे रीड करके बताया है. फाइन. और ये एग्जैक्टली आपको कॉपी नहीं करना है. इसमें हमने क्या कहा है, हमने इसमें सिंपल सी चीज़ कही है कि भाई मुझे शॉर्टलिस्ट करने के लिए कहा गया था कैंडिडेट. मैंने क्या करा, मैंने इग्नोर कर दिया ये फैक्ट कि जो कैंडिडेट है वो पहले दिन से ही ना टाइमिंग्स पे इंटरव्यू अटेंड कर रहा था, ना कॉल्स पिक कर रहा था, कुछ भी टाइमिंग लिंक नहीं कर रहा था, मतलब इग्नोर कर रहा था. और क्योंकि मैंने तभी तभी ज्वाइन किया था और मुझे हायरिंग का एक्साइटमेंट था, तो मैंने भी ये सारी चीज़ें इग्नोर कर दी और मैंने उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया. बाद में क्या हुआ, वो एक बिग मिस्टेक निकली, कैंडिडेट आया नहीं, बहुत लॉस हो गया. और फिर क्या हुआ, अब मैं हायरिंग डिसीजंस जो है बहुत ही केयरफुल तरह से लेता हूँ. उसके बाद मैंने 4 डिपार्टमेंट्स के लिए हायरिंग करी है और ऐसा बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ. बिकॉज क्या हुआ, जब मुझे पता चला कि कैंडिडेट इग्नोरेंट है स्टार्टिंग से ही, तो मैंने क्या करना शुरू करा, भाई उसको मैंने साइड में रख दिया, उसको मैंने अपनी लिस्ट में ऐड नहीं करा. ठीक है, ये है, इस तरीके से मैंने ये आपको बताया है. चलिए अब चलते हैं कम्युनिटी टैब पर. एक सक्सेस स्टोरी मैंने शेयर की थी, वहाँ से ये आंसर आया है, मतलब हाँ सॉरी, वहाँ पे ये क्वेश्चन पोस्ट हुआ है. 5 क्वेश्चन पोस्ट किए हैं हीना ने. हीना, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चंस. थोड़ा सा लेट आ रहे हैं ये क्वेश्चंस बिकॉज मैं टालना नहीं चाहती थी, मैंने इसको प्रॉपर स्लाइड में करना चाहती थी. एक चीज़ है, इसकी जो फॉर्मेटिंग है ना वो थोड़ी ऐसी हो सकती है, क्योंकि मैंने क्या करा, कम्युनिटी टैब से उठा कर ना सीधा सीधा ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिए हैं. जो आपने क्वेश्चंस लिखे थे वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर दिए उठा के. ठीक है, मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं करी ज़्यादा, बस थोड़ा बहुत शायद स्पेसिंग ठीक करी होगी, ज़्यादा कुछ नहीं करा. ठीक है, सो लिखा हुआ वो हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं कम्युनिटी टैब पे. अभी रिसेंटली मैंने एक स्टोरी शेयर की थी, सक्सेस स्टोरी, किसी की जॉब की एक सक्सेस स्टोरी थी, उसमें ये कमेंट्स आए हैं. ठीक है, सो अब पहला क्वेश्चन चलते हैं और ना हम बहुत ही बारीकी से सारे क्वेश्चंस देखेंगे, मज़ा आ जाएगा. सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तभी मज़ा आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि मैं खाली आपको पॉइंट्स बता दूँ. चलिए आंसर बता दूँ. ओके, an employee has been working at a company for several years. They have not getting a raise. They have not been getting a raise during the appraisal period for past few years. The employee has raised a grievance on this. How should the HR respond? देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है, दोबारा से पढ़ सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, ये है कि कंपनी एम्प्लॉय जो है वो वर्क कर रहा है काफ़ी सालों से, उसका अप्रेजल नहीं हुआ है. एम्प्लॉय ने क्या करा है, एम्प्लॉय ने ग्रीवेंस रेज करी है. अब एचआर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा. ठीक है, अब चलिए अब इसको समझते हैं. सबसे पहला, अप्रोच द मैनेजमेंट फॉर आंसर. एक्सप्लेन द एम्प्लॉय हाउ द अप्रेजल प्रोसेस वर्क्स. आस्क एम्प्लॉय टू इम्प्रूव देयर वर्क परफॉर्मेंस. आस्क एम्प्लॉय टू अप्रोच द मैनेजमेंट फॉर आंसर. देखिए इसमें जो सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है, सबसे पहले तो ये देखिए, अप्रोच द मैनेजमेंट फॉर आंसर. ये भी हो सकता है आपका पॉइंट कि हम मैनेजमेंट को अप्रोच करें, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझिए. सेकेंड पॉइंट क्या है, बी, एक्सप्लेन टू एम्प्लॉय हाउ द अप्रेजल प्रोसेस वर्क्स. एम्प्लॉय को बताना ज़रूरी है कि भैया अप्रेजल प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है आपका अप्रेजल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एचआर को पता होना चाहिए कि अप्रेजल क्यों नहीं हो पा रहा है. ऐसे नहीं हो सकता कि हम सिर्फ एम्प्लॉय को कह दें कि आस्क एम्प्लॉय टू इम्प्रूव देयर वर्क परफॉर्मेंस या आस्क एम्प्लॉय टू अप्रोच द मैनेजमेंट. अगर एम्प्लॉय को ये कहा जाएगा सी पॉइंट में इम्प्रूव करने के लिए वर्क परफॉर्मेंस, तो वो पहले ही कहा जाएगा, पहले ही उसका जो हायरिंग मैनेजर है वो उसको बताएगा कि भाई परफॉर्मेंस इम्प्रूव करो. तो एम्प्लॉय को यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पता होगा पहले से ही.
वो ग्रीवेंस रेज नहीं करेगा। नेक्स्ट डी, आस्क एम्प्लॉय टू अप्रोच द मैनेजमेंट फॉर आंसर। भाई डायरेक्ट हम एम्प्लॉय से कैसे कह सकते हैं कि अप्रोच कर लो मैनेजमेंट को, ठीक है। अगर वो हर कोई एम्प्लॉय जाके मैनेजमेंट को अप्रोच करने लगेगा तो भाई फिर मेरा क्या काम, ठीक है। सो इसलिए डी नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से, सी भी नहीं हो सकता है, ए या बी में से हो सकता है, जिसमें से बी ज्यादा मेरे को लगता है। एक्सप्लेन टू एम्प्लॉय हाउ द अप्रेजल प्रोसेस वर्क्स। एचआर को पता होना चाहिए कि इसका क्यों नहीं हो पा रहा है अप्रेजल, और वो एम्प्लॉय को बता सकता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से हमारा अप्रेजल का प्रोसेस है। और नेक्स्ट जो कि अगेन एक्सपेक्टेड है, ए ऑप्शन, वो हो सकता है अप्रोच द मैनेजमेंट फॉर आंसर। अगर एचआर को नहीं पता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, उसके हाथ में वो नहीं है काम अप्रेजल का, परफॉर्मेंस अप्रेजल का, तो हाँ जरूर मैनेजमेंट से पूछा जा सकता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये एचआर पूछ रहा है, अप्रोच द मैनेजमेंट फॉर आंसर। फाइन, इससे बेस्ट आपको कोई लगता है तो प्लीज मुझसे शेयर करें। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अब तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये है द पेमेंट टर्म ऑफ अ क्लाइंट आर 70 days बट द कंपनी टर्म आर 30 days। द क्लाइंट इज नॉट लिसनिंग, एज एन एचआर व्हाट विल यू डू। अब देखिए क्या है इसमें, पेमेंट है एक, और कंपनी की जो टर्म है वो है 30 डे की, कि भाई 30 डे में मिल जाए। क्लाइंट कह रहा है भाई 70 days में मैं पे करूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, मतलब ऑब्वियसली हमारा कम वाला है कि हमें 30 दिन में पैसा मिल जाए, वो कह रहा है भाई मैं 70 दिन में पे करूंगा। तो अब क्या है, फर्स्ट आता है मेरे पास नेगोशिएट विद क्लाइंट एंड रिड्यूस द डेज। उसकी बात है कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट विद क्लाइंट, एक्सेप्ट 70 डे पेमेंट टर्म एज एक्सेप्शन, स्पीक टू द लीगल टीम। देखिए अभी मैं फर्स्ट को छोड़ के ना पहले नीचे के डिस्कस करती हूँ। कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट विद क्लाइंट, ऐसे एकदम ही कैंसिल कर देंगे, कोई सेंस नहीं बनता। ऐसे अगर हम कैंसिल करने लगेंगे हर कॉन्ट्रैक्ट को तो कोई बात ही आगे नहीं बढ़ पाएगी, कि जरा सी कोई बात हुई और हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो बी ऑप्शन नहीं होता। सी, एक्सेप्ट 70 डे पेमेंट टर्म एज एक्सेप्शन। इसको देखिए, थोड़ा सा समझ के देखिए। 70 डे टर्म हमने एक्सेप्ट कर लिया, एक एक्सेप्शन समझ के कि चलो कर लिया। अब वो कब हो सकता है, जब हमारी पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्लाइंट रिटेन करना है, हमारे प्रॉफिट्स इतने नहीं हो रहे हैं, या फिर प्रॉफिट्स हो भी रहे हैं तो भी हमारे लिए क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, या फिर हमारे लिए ये इस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। डी, स्पीक टू द लीगल टीम एंड टेक डिसीजन एज पर कंपनी इंटरेस्ट। हर चीज एकदम लीगल टीम के पास नहीं जाती है, यहाँ पे सिर्फ अभी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स ही डिस्कस हो रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई लीगल वाली कोई बात हो गई है, लीगल वाली जब कोई बात होगी तो लीगल के पास भी जाएंगे। अभी यहाँ पे लीगल टीम वाली कोई ऐसी बात नहीं चल रही है, यहाँ पर अभी सब डिस्कस ही कर रहे हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पार्टी से क्लाइंट से डिस्कस हो रहा है, ठीक है। तो ये डी वाला भी इतना सही नहीं बैठता। फर्स्ट पे आ जाते हैं, नेगोशिएट विद क्लाइंट एंड रिड्यूस द डेज। नेगोशिएट, बिजनेस में ना नेगोशिएशन बहुत चलती है, ऐसे ही काम होता है, ऐसे नहीं होता कि एकदम लीगल हो गया या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। नेगोशिएशन बेस्ट चीज होती है, तो क्लाइंट से आप नेगोशिएट कर सकते हैं और रिड्यूस हो सकते हैं डेज, बीच का कोई रास्ता निकल सकता है, और ये बहुत ही कॉमन है। देखिए पार्टी अपने हिसाब से ज़्यादा कम बोलेगी, हम अपने हिसाब से ज़्यादा कम बोल रहे हैं, लेकिन जब साथ में बात करेंगे नेगोशिएशन की, जब नेगोशिएट किया जाएगा तो क्लाइंट भी एग्री कर सकता है हमसे, तो ये रिड्यूस हो सकता है। ए ऑप्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट सी ऑप्शन भी हो सकता है, एक्सेप्ट 70 डे पेमेंट टर्म एज एक्सेप्शन। सब कुछ कर लिया, नहीं हो रहा है तो आप इसे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन है, अ कॉम्पिटिटिव फर्म हैज बीन ट्राइंग टू लीक योर कंपनी डेटा एंड यू हैव कम टू नो दैट एन एम्प्लॉई इज इन्वॉल्व्ड इन डेटा ब्रीच। एज एन एचआर हाउ विल यू डील विद सिचुएशन। फायर द एम्प्लॉय राइट अवे, ठीक है। लेट द एम्प्लॉय कंटिन्यू एंड कैच हिम रेड हैंडेड जैसे मूवीज में होता है ना। सी में फाइल लॉ केस अगेंस्ट द एम्प्लॉय एंड कॉम्पिटिटर फर्म, और डी है चार्ज द एम्प्लॉय एंड द कॉम्पिटिटर फर्म हेविली। अब देखिए क्या होना चाहिए इसमें। फायर द एम्प्लॉय राइट अवे, मैंने फायर तो कर दिया, मैंने तो एम्प्लॉय को अपने यहाँ से निकाल दिया, लेकिन वो एक सोल्यूशन थोड़ी हुआ। ठीक है मैं उसे निकालूंगी, लेकिन निकाल के मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला भैया मेरा क्या लॉस हुआ, कौन सा डेटा लीक हो गया, क्या हो गया। बी, लेट द एम्प्लॉय कंटिन्यू एंड कैच हिम रेड हैंडेड। ये तो मूवीज में होता है यार, कि एम्प्लॉय को अब और नुकसान करने दो और रेड हैंडेड उसको कैच करेंगे, ठीक है। ये नॉर्मली कंपनीज में इस तरह से नहीं होता।
सी, फाइल लॉ केस अगेंस्ट द एम्प्लॉय एंड कॉम्पिटिटिव फर्म। ये वाला कुछ थोड़ा सा बनता है, क्यों? क्योंकि देखिए उसने आपका डेटा लीक किया है, उसकी इंपॉर्टेंस है डेटा की बहुत ज़्यादा, और किसके साथ? कॉम्पिटिटिव फर्म के साथ मिलकर ये काम हो रहा है, तो भाई एक लॉ केस तो बनता ही है, लीगल केस बनता है, क्योंकि पता नहीं आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन लीक हो गई है, राइट? सो ये केस यहाँ पे बैठता है लॉ का। और डी आता है हमारा, चार्ज द एम्प्लॉय एट द कॉम्पिटिटिव फर्म हेविली। मैंने चार्ज कर दिया, मुझे लॉस तो पता ही नहीं चल पा रहा है। लीगल केस करने से हमें ये चीज़ें पता चलेंगी क्या लीक हुई हैं क्या नहीं हुई हैं, और सबसे बड़ी चीज़ लेसन होगा एक एम्प्लॉय के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी कि आप इस तरीके से डेटा नहीं लीक कर सकते, अदरवाइज लीगल केस आपके ऊपर होगा। और वो जो लीगल केस होगा ऑब्वियसली उसमें चार्जेस लगेंगे ही बाद में, क्योंकि या तो इस केसेस में कुछ इम्प्रिजनमेंट होती है या फिर जो होते हैं फाइन पेनल्टीज होती हैं। ओके, सो इस तरीके की चीज़ तो ऑब्वियसली हो जाएगी, तो डी वाला तो कवर उसमें हो ही जाएगा कि चार्ज हो गया एम्प्लॉय या कॉम्पिटिटर। अब ये डिपेंड करेगा कंप्लीटली लीगल केस कैसा है, क्या चीज़ें लीक हुई हैं और क्या लॉस हुआ है, तो डैमेजेस एंड ऑल उस पर डिपेंड करेंगे। सी वाला मुझे इसमें सबसे बेस्ट लगता है। फाइन, देखिए थोड़ा सा ना लॉन्ग होता जा रहा है बिकॉज मैं इसमें कंजूसी नहीं करना चाहती हूँ, क्वेश्चंस मुझे अच्छे से लगे तो मैंने कहा यार डिस्कस ही क्यों ना किया जाए। चलिए, अ फीमेल एम्प्लॉय डिमांड 6 months of paid maternity leave whereas the organization rule allows 3 months of maternity leave as an HR. How will you tackle the situation? अगेन वही, एक एक्ट आया था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अमेंडमेंट 2017 में, जिसमें पहले 12 वीक्स हुआ करती थी लीव, मैटरनिटी लीव्स, उसको कर दिया है 26 वीक्स में। अगर मैं वीक्स को डिवाइड करूँ ना, यहाँ मैं सीधा सीधा इसलिए आ जाती हूँ वीक्स पे, अगर आप इसे वीक्स में डिवाइड करेंगे ना तो ये 26 वीक्स ना 6 months प्लस आता है। ठीक है, ये 6.5 महीने अराउंड आती हैं 26 लीव्स जो हैं, जिसमें से क्या होता है कि जो डिलीवरी होती है उसके बाद आप 8 वीक्स की लीव ले सकते हैं, मतलब बाद में पोस्ट, और उससे पहले 18 वीक्स की ले सकते हैं। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। और मैनेजमेंट के साथ ऐसा भी हो सकता है कि भाई 26 वीक्स की आपको देनी है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। ओके, सो 18 वीक्स की आप पहले ले सकते हैं और 8 वीक्स बाद में हो जाएंगी। अब क्या है, अगर आप इसको वीक्स को डिवाइड करेंगे ना मंथ्स में, आप इसे करके देख लीजिएगा, एक वीक में एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो इसको अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये जो 18 वीक्स है ये 4.5 महीने कुछ आ रहे हैं। ठीक है, जो हमें पहले छुट्टी लेनी है, और वैसे ये 6.5 महीने अराउंड आते हैं। तो चलिए, हमने कैलकुलेट कर लिया है कि भाई ये कुछ अराउंड 6.5 महीने की हमें मिलती है। अब क्या कह रहा है, 6 महीने की अराउंड ये मांग रही हैं लीव्स। हमारी जो पॉलिसीज है इसमें कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के रूल में 3 मंथ्स है। स्पीक विद मैनेजमेंट एंड अराइव एट कॉमन टर्म्स, सबसे पहला। फिर है गिव एडिशनल बोनस टू एम्प्लॉयज। देखिए ये एडिशनल बोनस वो मांग रही हैं आपसे लीव्स। मैटरनिटी एक ऐसा केस है जहां आप पैसे दे देंगे तो उतना काम नहीं चलेगा जितनी लीव्स चाहिए। ठीक है, बिकॉज वो कंफर्ट चाहिए उन्हें, तो कंफर्ट पैसे से नहीं दिया जा सकता, वो वाला जो मैटरनिटी वाला कंफर्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरह से सोचें कि पैसे वाली चीज़ कभी इस तरीके से ऑफर ना करें। मैटरनिटी के केस में अगर कोई आपसे लीव्स मांग रहा है कि जी मैं बोनस दे रहा हूँ, इंसेंटिव दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा सैलरी दे रहा हूँ, ये सही नहीं है। नेक्स्ट इज, ये बिल्कुल ह्यूमन ग्राउंड्स पे ही ठीक नहीं है, तो प्लीज़ इस तरीके की चीज़ कभी ऑफर ना करें किसी एम्प्लॉय को जब वो मैटरनिटी लीव मांगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, टेल एम्प्लॉय दैट मोर लीव्स आर अगेंस्ट द रूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टेल एम्प्लॉय दैट मोर लीव्स आर अगेंस्ट द रूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और डी आता है, नेगोशिएट विद एम्प्लॉय एंड सेटल फॉर 4 मंथ्स। देखिए यहाँ मैं बता दूं जो पर्सनली मुझे ठीक लग रहा है, यहाँ पे आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं एम्प्लॉय के साथ एंड सेटल कर सकते हैं 4 मंथ्स। देखिए ये जो 4 मंथ्स है फिर भी मुझे ठीक इसलिए नहीं लग रहा है ये 4 मंथ्स वाला सीन, इन्होंने ये थोड़ा सा इसमें यही ऑप्शन है क्योंकि हमें 26 वीक्स की लीव मिलती है। ठीक है, और इसमें ये हो सकता है कि हाँ पहले 4 मंथ्स की वो ले लें, फिर उसके बाद उन्हें बाद में आप पोस्ट जो है लीव्स वो दे सकते हैं। ठीक है, और ए ऑप्शन भी मुझे काफी कुछ लग रहा है, स्पीक विद मैनेजमेंट एंड अराइव एट कॉमन टर्म्स। तो इसमें से डी या ए हो सकता है, मैनेजमेंट से बात करिए भाई ये कौन सा रूल है कि 3 महीने आपने लिख दिया है, एक्ट में ही हमें
26 वीक्स मिलती है छुट्टी, तो ऐसा ना करें। नॉट बीइंग अ फीमेल सपोर्टर और समथिंग, मैं यहाँ पे एक्ट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से भी बिल्कुल चल रही हूँ, जो लॉ में लिखा हुआ है। 12 वीक्स को एक्सटेंड करके 26 वीक्स जब दी गई है तो उसका कोई तो पर्पस है। फाइन। सो इसलिए हम बात कर सकते हैं मैनेजमेंट से, या फिर हम नेगोशिएट भी कर सकते हैं एम्प्लॉय से। क्लैरिटी मैंने आपको दे दी है। 26 वीक्स है, 26 वीक्स को आप डिवाइड करेंगे तो वो 6.5 महीने बैठता है। ये है कि अगर उन्हें 4 महीने की लीव आप पहले दे रहे हैं तो फिर बाद में भी आप उनको लीव्स दें। और ये जो रूल है कि 3 मंथ्स का रूल है, ये थोड़ा सा मुझे समझ कम आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन रूल अलाउ 3 मंथ्स ऑफ मेटर्निटी लीव। अगर आप रूल बना रहे हैं तो थोड़ा सा एक्ट्स वगैरह देखकर बना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको ऑल्टरेशंस भी कर सकते हैं आप। एज एन एचआर भी हमारी ड्यूटी है कि हम सारे एक्ट्स, सारे लॉज को प्रॉपर कंप्लाई करें। तो इसलिए जो उसमें लिखा हुआ है एक्ट में, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ चल सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए, 5th आ जाता है। फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर द एम्प्लॉय वांट एडिशनल हॉलीडे एंड आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कंपनी नंबर ऑफ हॉलीडे करेंटली प्रोवाइडेड। एक मिनट, ये ना मैंने कुछ गलत तरीके से पढ़ दिया एक्चुअली। ये ऐसे ही मैंने कॉपी किया ना, तो फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर द एम्प्लॉय वांट एडिशनल हॉलीडे एंड आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कंपनी number of holiday currently provided. Okay. As an HR, how will you tackle this situation? चलिए, अब इसमें क्या कह रही है, मैंने ना एक्चुअली एग्जैक्टली ऐसी कॉपी कर लिया है, तो यहाँ मैं बता देती हूँ क्या करेंगे। फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर एम्प्लॉय मांग रहा है एडिशनल हॉलीडे, वो सेटिस्फाइड नहीं है जो कंपनी से उसे मिल रहा है, और एज एन HR हम कैसे सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट आता है टेल एम्प्लॉयज दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट प्रोवाइड एडिशनल हॉलीडे। एम्प्लॉयज जो है ना वो नहीं प्रोवाइड कर सकते एडिशनल हॉलीडे। बहुत ही ब्लंट आंसर है ये कि एकदम आप बता दो कि नहीं कर सकते। बी, रिवाइज द हॉलीडे कैलेंडर एंड गिव देम मोर हॉलीडेज। भाई एकदम ही हॉलीडे कैलेंडर ही रिवाइज कर दिया, कोई आया एम्प्लॉय और आपने हॉलीडे कैलेंडर सीधा रिवाइज कर दिया। हॉलीडे कैलेंडर जब बनता है तो वो प्रॉपर डिसीजंस लेके बनता है। फाइन, उसमें सारी वर्किंग होती है, तब हम हॉलीडे कैलेंडर बनाते हैं, तो ऐसे हॉलीडे कैलेंडर रिवाइज नहीं होते हैं, ठीक है। सी, स्पीक टू द क्लाइंट्स एंड अंडरस्टैंड इफ एडिशनल हॉलीडे डज नॉट इफेक्ट देयर ऑपरेशन। और डी आता है अलाइन विद मैनेजमेंट ऑन टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप्स। यहाँ जो मुझे दो चीजें लग रही हैं, देखिए पहली बात, जो एम्प्लॉय है वो क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टी मांग रहा है। मे बी वो उस कम्युनिटी से हो सकते हैं जहाँ पे क्रिसमस और न्यू ईयर को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहले तो ये चीज़ कंसिडर करनी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो ऐसे कम्युनिटी से हैं जहाँ पे क्रिसमस एंड न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, तो फिर हमें उसे कंसिडर करना चाहिए कि हम उन्हें प्रॉपर उस तरीके से लीव्स दें जैसा वो चाह रहे हैं, या फिर हम बात तो करें एटलीस्ट। सीधा ये कह देना कि नहीं होगा या फिर सीधा हॉलीडे कैलेंडर को रिवाइज कर देना, ये नहीं बनता। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बार इस तरीके की चीज़ें होती थी, कम्युनिटी बेस्ड के मतलब लीव्स मांगते थे लोग, तो मैं तो बैक ऑफिस में हमेशा ये चेक करती थी कि उनके होने या ना होने से, उनके सॉरी छुट्टी पे जाने से, उनके हॉलीडे पे जाने से वर्क तो इम्पैक्ट नहीं करेगा, जो कि है सी पॉइंट। स्पीक टू द क्लाइंट्स एंड अंडरस्टैंड इफ एडिशनल हॉलीडे डज नॉट अफेक्ट देयर ऑपरेशन, राइट। और डी जो कि मैं बहुत ज़्यादा करती थी, अलाइन विद मैनेजमेंट ऑन टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप्स। आप पता कर लीजिए पहले कि भाई क्लाइंट क्लाइंट का तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है जो ये एडिशनल हॉलीडे ले रहे हैं, मतलब ऑपरेशन में तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, डज नॉट इफेक्ट देयर ऑपरेशन। और फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। तो सी और डी मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। ऊपर के दो मुझे थोड़ा सा इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको उसका रीज़न बता दिया है, राइट। आई होप सो। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है सेशन, पता नहीं आपने पूरा सेशन देखा है नहीं देखा है, और हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैम आपने तो ये छोटे से क्वेश्चंस थे, इसमें खाली आप ABCD लिख सकते थे। तो आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसी कंजूसी वाला काम नहीं कर सकती हूँ। मेरा पॉइंट था कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकूँ कि किस तरीके से भी सोचे जाते हैं। जब ये सिचुएशंस लाइव हमारे सामने आती हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए। नॉट ओनली सिर्फ ये कॉपी पेस्ट नहीं होता कि क्वेश्चन के आंसर दे दिए, ये समझना इम्पॉर्टेंट है माइंड से कि इन ये चीज़ें जब हमारे सामने आएंगी तो हमें क्या सोचकर इन्हें सॉल्व करना है। ओके, हो सकता है ये जो मैंने आंसर्स दिए हो ये शायद सही ना हो,
मैंने अपने एक्सपीरियंस से दिए हैं और जितना मुझे लॉ की नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने दिए हैं। आई होप सो ये बेनिफिशियल होंगे। जिनकी क्वेरी नहीं है वो भी मुझे ज़रूर बताएं, जिनकी क्वेरी है वो भी मुझे ज़रूर बताएं कि ये वे आपको कंफर्टेबल लगा नहीं लगा जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके, सो थोड़ा सा लेट हो गए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।